सबसे पहले मैं स्वामी जी के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने आपके ऋषि कुमार के सामने, आपके बच्चों के सामने मुझे इनवाइट किया और अपॉर्चुनिटी दी। बच्चों आपकी और मेरी लाइफ में ना बहुत सारी सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि जब मैं आपकी उम्र का था, आपकी जो एज है, मेरे ख्याल से 15-17 साल के बच्चे भी है यहाँ पे, राइट? तो मैं भी वही टाइम पे 15-17 साल का बच्चा था। और आज सुबह आप पहले उठते हो, पूजा पाठ करते हो, आरती होती होगी शायद यहाँ पे, और स्पिरिचुअलिटी की बात से दिन शुरू होता है। उसके बाद आप अपने स्कूल में जाते हो या जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो करते हो। मैं भी जब 14-15 साल का था तभी मेरा भी दिन ऐसे ही शुरू होता था, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। जो फ़र्क है मैं आपको बताऊंगा। हम कोशिश करेंगे इंटरेक्टिव रखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने हाथ ऊंचा किए हैं कि मेरी मूवी देखी है। मैं सबको सवाल पूछूंगा मूवी में से, मैं पता चलेगा कि रियल में मूवी देखी है या क्या मूवी चल रही थी और आप सो गए थे यहाँ पे, राइट? बराबर है ना? देखिए ना मूवी, सबने हाथ ऊंचा किया। उन लोगों ने पसंद आई पसंद सच्ची में? तो मैं वापस बोलूंगा कि आपको एक बार और दिखावे। सही है या दो? हाँ, ऐसे जैसे अभी सो रहे हो वैसा लग रहा है। एनीवे, तो आप में और हमारे में थोड़ी सिमिलरिटी है, थोड़ा डिफरेंस भी है, बट हम कोशिश करेंगे कि मैं जब आपकी एज का था और जो चीज़ मैंने पाई और मेरा जीवन का हिस्सा बनाई, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आपके पास आपकी जो उम्र है ने, वही उम्र है जो मेरी उम्र में मैंने सीखा था और मैंने जीवन में उतार के आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। स्वामी जी के छत्र छाया में मैं खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा, मैंने ऐसा क्या कर दिया या मेरे से ऐसा क्या हो गया कि मैं आज इतनी तारीफ स्वामी जी कर रहे, इतनी तारीफ मोदी जी कर रहे, या इतनी तारीफ हमारे दूसरे गुरुजी कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? मैं कोई अलग प्लैनेट से नहीं आया हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको मिल रही है यहाँ पे, वो चीज़ मुझे नहीं मिली थी, फिर भी मैंने जीवन के अंदर प्रोग्रेस किया, प्रगति किया। तो पहली बात है कि आपका दिन शुरू होता है आध्यात्मिकता से। जैसे हमारा भी दिन शुरू होता था आध्यात्मिकता से। शायद आप 5 बजे उठते होंगे या 4:30 बजे उठते होंगे, मुझे पता नहीं, क्योंकि 6 बजे से पहले तो आरती होती होगी। थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है क्योंकि बहुत सारी जगह पे जाता हूँ तो मुझे पता चलता है। लेकिन मेरा जो था वो मैं 3 बजे उठता था। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे उठ के जो चीज़ आप यहाँ कर रहे हो आपके धर्म के हिसाब से, वो चीज़ मैं मेरे घर पे कर रहा था। और दूसरा, हमारा एक जमात खाना होता है जहाँ हम प्रेयर्स के लिए जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, वहाँ जाके हम करते हैं। आप लोग नसीबदार हो, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हो। यहीं पे स्पिरिचुअलिटी का पूरा एनवायरनमेंट आपके जीवन में रोज आपको 24/7 मिल रहा है। हमें वहाँ हम जब जाते थे सुबह 2 घंटे और शाम को 1 घंटे, 3 घंटा मिलता था। बाकी हम हमारे घर में ही हम ऐसा स्पिरिचुअल माहौल बनाते थे कि हमारा पूरा दिन अच्छा जावे। तो आपकी शुरुआत और हमारी शुरुआत सेम होती है। अभी दूसरा मैं बताऊं, दूसरी सिमिलरिटी जो नहीं है, वहाँ मेरे से आप आगे हो। वो आगे क्या हो? क्योंकि वो टाइम पे मेरे पास एजुकेशन का कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई हमें सपोर्ट नहीं था, कोई हमें बताने वाला नहीं था, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं थी जहाँ जाके हम पढ़े या हम पढ़ाई में कुछ आगे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए गुजराती में 10th फेल हुआ तो मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट देने वाला हमारे घर में भी नहीं था या हमारे एरिया में भी नहीं था। लेकिन आप लोग वो चीज़ के अंदर नसीबदार हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी मिल रही है और आपको सेक्युलर एजुकेशन भी मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, एआई का ज़माना है, इतना फास्ट ज़माना जा रहा है। तो दोनों हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से या हमारी प्रेयर से, हमारी पूजा पाठ से, हमारी जो भी क्रिया हम करते हैं वहाँ से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें ताकत मिलती है। और बाकी दुनिया के अंदर हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास
जो टेक्नोलॉजी जो हिसाब से आगे बढ़ रही है, तो हमें भी उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, या उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हमें सीखनी चाहिए। तो उसमें आप ज़्यादा नसीबदार हो। और यहाँ मैंने देखा, कल आया था मैंने विजिट भी किया, मैंने सुना, भाई साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, तो मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के और देख के और विजिट करके कि आप लोग कितने नसीबदार हो। और याद रखना, मैं अभी स्लो हो जाऊंगा, मेरी आदत है थोड़ी फास्ट जाने की, बट टाइम के साथ मैं हो जाऊंगा स्लो, कि आप लोग याद रखना, ये आपके दिल के अंदर ये बात उतार देना कि आप लोग चेंज मेकर हो, आप लोग आर्किटेक्ट हो, आप लोग हमारे देश के फ्यूचर के लीडर्स हो। ये चीज आप याद रखना। तो वो हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक बुजुर्ग आदमी थे, बहुत सेवा करते थे मानवता की, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत स्पिरिचुअली आगे थे। तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने बोला, आज हम आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, आज हम आपको वरदान देना चाहते हैं, मांगो आपको क्या वरदान चाहिए। तो वो बुजुर्ग आदमी थे, उसने हाथ जोड़ा और भगवान से हाथ जोड़ के ऐसे करके मांगा कि मेरी जवानी मुझे वापस दे दो। समझ में आया क्या मांगा उसने? मेरी जवानी मुझे वापस दे दो। आपके पास आप सब लोग जवान हो, आपके पास जवानी है, आपके पास भगवान का वरदान है, क्योंकि यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ से आपको आपकी जो अंदर जो भगवान ने शक्ति रखी है उसको निकाल के आपको दुनिया के अंदर आपको आगे बढ़ना है। दुनिया के अंदर आपका समाज का, आपका माँ बाप का, आपके गुरु जी का, सबका आपको नाम रोशन करना है। तो यहाँ से आपको ये एज के अंदर आपको मैक्सिमम करना है। जो हमारी एज में हमें जो मिला था उसमें हमने बेस्ट करने की कोशिश दी। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कोई मूवी जो आप लोगों ने मूवी देखी, उसमें से कुछ कोई बोलना चाहेगा, क्योंकि मुझे इंटरेक्टिव थोड़ा रखना है। सिर्फ अकेले बोलता रहूँगा तो 5-10 मिनट में आप भी थक जाओगे और मैं भी। कोई बताएगा, मुझे चाहिए कि देखो आप, मैंने पहले बोल दिया, आप फ्यूचर लीडर्स हो, आप चेंज मेकर हो, तो आपको माइक से आपको रिलेशन रखना पड़ेगा। मेरी वाइफ हमेशा मुझे कहती है, स्वामी जी, कि मैं तेरी सेकंड वाइफ हूं, पहली तेरी वाइफ है ना माइक है। जहां तेरे हाथ में माइक आता है तू छोड़ता ही नहीं। तुझे बोला कि तुझे 5 मिनट बोलना है, लेकिन 15-20 मिनट तक तू चालू रखता है। तो वो बोला, तू पहली वाइफ तेरी माइक है। तो माइक के साथ आपको रिलेशन बिल्ड करना है। आपको क्या बोलते हैं, आपको खुलना है, आपको बोलना है पब्लिक के सामने, पब्लिक फिगर आपको बनना है। कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो हम देखना चाहेंगे कि वो हाथ खड़ा हो के माइक से मेरी मूवी के बारे में जो भी बताना है, आधा 30 सेकंड 1 मिनट जो भी, कौन है इसमें से? कोई नहीं है? आई डोंट बिलीव, आई कांट। हाँ, ओके, ब्लू टी शर्ट, क्या नाम है? आप नाम भी बताना आपका, माइक दे दो। हाँ, मेरा नाम प्रीत है और मैंने आपकी मूवी तो नहीं देखी लेकिन वीडियो देखी थी। ओके, उसमें से देखने को मिला कि आपके पेरेंट्स की इतनी कंडीशन नहीं थी तो भी आपने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। तो मुझे कई बार सवाल आता है कि महान लोग होते हैं जो यहाँ पे संघर्ष करके पहुँचते हैं, और गरीब परिवार ही और इनके ज़िंदगी में संघर्ष होते हैं वही होते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग जो कैसे संघर्ष करें। मैं तो वही सोच रहा हूँ कि मैं भी संघर्ष करूँ, बहुत संघर्ष करूँ, क्योंकि आगे पहुँच सकूँ। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि हम कैसे संघर्ष करें। जो हमें मिल जाता है उसकी हमें कदर नहीं होती। सबसे पहले उनके लिए तालियां। उसने तो उनका सवाल जो है कि हम क्या करें या हम कैसे संघर्ष से आगे बढ़े। सबसे पहले तो जो संघर्ष है ना, वो हर एक इंसान के जीवन का पार्ट है, एक भाग है। कोई भी इंसान दुनिया में संघर्ष के बगैर आगे नहीं बढ़ता। अभी ये क्या नाम, प्रीत बताया ना, प्रीत चाहे वो अच्छे पेरेंट्स के घर में उसका जन्म हुआ होगा, लेकिन उनकी फादर पेरेंट्स की हिस्ट्री देखने जाओगे तो जीवन में उन लोगों ने बहुत संघर्ष किए होंगे। हमने बहुत संघर्ष किया। हमारी 2 बेटियां हैं, बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उन लोगों ने संघर्ष नहीं देखा, क्योंकि वो संघर्ष हमने किया था।
इतना संघर्ष किया और इतना हमने मेहनत करके आगे बढ़े, तो हमारे बच्चों के लिए वो हमारा संघर्ष आशीर्वाद बन गए, जैसे यहाँ प्रीत ने बताया। तो संघर्ष तो हर एक की लाइफ में आएगा, कितने भी आप पैसे वाले हो, कितने भी मीडियम परिवार हो, कितने भी अच्छे इंसान हो, हर एक इंसान के जीवन के अंदर मुसीबतें, चैलेंजेस सब आएगा और हर एक इंसान को संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना कि संघर्ष के सामने पहले अपने आप को तैयार करना है। जैसे हमने तैयार करने की शुरुआत कर दी थी संघर्ष आने से पहले। जब मैं छोटा था 5-6 साल का, तब से मैंने रिलीजियस बुक्स और दूसरी बुक्स पढ़ना शुरू किया था। जैसे मैंने बताया कि सेक्युलर एजुकेशन में कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। वो 40 साल पहले एजुकेशन का इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं था स्वामी जी। आपको भी पता है कि 40 साल पहले कभी टेक्नोलॉजी क्या है, लैपटॉप क्या है, मोबाइल क्या है, पता भी नहीं था, राइट। तो वो टाइम पे हमें था ही नहीं कि हम कुछ सीखे या हम कोई आगे बढ़े या कुछ मेहनत करें। हमें इतना पता था कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप ईमानदारी रखनी पड़ेगी। और दूसरा है कि आपके पास जो कुछ थोड़े बहुत कुछ रिसोर्सेज है, तो आप दूसरे जो आपसे ज़्यादा गरीब है या आप देख रहे हो परेशान, उनको मदद कर सकते हो, तो मदद करो। वो चीज़ें हमें सीखी थी, हमने कभी नहीं सीखा था लैपटॉप आएगा, मोबाइल आएगा, स्मार्टफोन आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा। हमें सिर्फ यही चीज़ हमें बुक्स में से हम सीखते थे और हमें पता चलता था कि अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। तो वो स्टेप हमने जब 13-14 साल का था, जैसे मैंने बताया मैं 3 बजे उठता हूँ 40 से ज़्यादा साल से, तो तब खाली उठ के घूमना या वॉक करना या वो उसके लिए मैं नहीं उठता था, मैं उठता था एक पर्पस के साथ। क्यों? कि वो पर्पस में शास्त्र में से मिलता था, मैं ढूंढता था, मुझे मिलता था, मैं जब पढ़ता था तो वो मेरा जीवन का हिस्सा बनता था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप लोगों को मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा या स्वामी जी के सामने कि आप लोग भी थोड़ा टाइम निकाल के आपकी लाइफ को जैसे मैं आगे बढ़ा हूं ऐसे ही आप कोशिश करो। तो सब यहाँ जो आप बैठे हो, स्वामी जी के सामने बोलता हूं कि आप सब दुनिया के बड़े लीडर्स बन जाओगे। तो सबसे पहले चीज हमने जो सीखी थी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाद में स्वामी जी देखेंगे कि वो कैसे यहाँ हो सकता है। वो था मेडिटेशन, ध्यान में बैठना। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी कि ध्यान जो है ना वो बहुत एनर्जी देता है, बहुत ताकत देता है। हर एक चैलेंज इसके सामने लड़ने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। वो ध्यान का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। स्वामी जी के हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी समय होता होगा, वो समय में आपको ध्यान की प्रैक्टिस की शुरुआत कर। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ 2 मिनट सिर्फ ध्यान में बैठिए। कोई भगवान का जाप मंत्र बाद में स्वामी जी देंगे, आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में तभी करना। सिर्फ बैठने की आदत आप करिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी इसके अंदर ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद छुपे। जो हमें बचपन से 13-14 साल की उम्र से 3 बजे उठ के 4 से 5 1 घंटा हमारा जो ध्यान का समय होता था वो मैंने शुरुआत किया और आज तक वो मेरी डिसिप्लिन मेंटेन रखी है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मी टाइम। खुद से थोड़ा टाइम निकालिए, खुद को प्यार करिए, खुद से बातें करिए। उसको बोलते हैं अर्थ जागृत मन की शक्ति को डेवलप करना। सबको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है हमारे पास, जो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, उसको हमें डेवलप करना है। उसके लिए हमें खुद से बातें करना होगा। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेशन, सेल्फ टॉक। खुद से बातें करिए। मैं आज 25 नहीं पर ऑलमोस्ट 30 साल से मैं रोज 15-20 मिनट आज भी मैं अपने आप से बातें करता हूँ। बातें क्या करता हूँ? मैं बोलता हूँ मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। इसे 4 से 5 बार दिन में 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ। हार्डली 20-30 सेकंड लगती है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आपकी आदत होगी रोज बोलने की कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, तो आप देखना विदिन 30 डेज आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को तंदुरुस्त फील करने लगोगे। तंदुरुस्त पॉजिटिव जो वाइब्स हो गए, अपनी यूनिवर्स की जो तंदुरुस्त की एनर्जी होगी वो आपके अंदर अट्रैक्ट होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली तंदुरुस्त होगे, मेंटली स्ट्रांग होगे। दूसरा जो मैं बोलता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं स्वामी जी,
बट बहुत हजारों लोगों को मैंने ये चीज़ बताई और बहुत लोगों शुरू कर किया है, वो बहुत लोग अपने आप में मिरेकल्स देखते हैं उनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनका पीछे का जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत बड़ा है, जो हम आज 40 साल से ये सब चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला मैं शेयर करूँगा, जो चीज़ अच्छी लगे, जो चीज़ आपके जीवन के लिए अच्छी होवे वो आपको रखनी है। जो चीज़ ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है तो छोड़ देने की है। कोई वो नहीं है कि सब कुछ आपको करना है। वो 3 बजे मैं बोलूँगा भी नहीं उठो, क्योंकि आपको पूरा दिन स्टडी भी करनी है, बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो जो हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है थोड़ा बहुत बदलाव लाने की कोशिश करो, स्लोली ग्रेजुअली। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के अंदर, कि मी टाइम होना चाहिए, पर्सनली अपने टाइम होना चाहिए। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम ए विनर, आई एम द बेस्ट। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव जो वर्ड्स है उनको आप अकेले में बोलोगे, स्टार्टिंग में आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आप देखते जाओगे जो भी आप बोलोगे वो चीज़ होती होगी। क्योंकि हमेशा हमने बहुत बार सोचा है कि जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ हमारा भविष्य बन जाता है। बहुत बार हम सुनते हैं ना, बहुत सारे ऐसे कोट्स आता है कि जो बोलोगे, जो सोचोगे वही आप हो जाओगे, वही आप बनोगे। तो ये एक फैक्ट, एक रियलिटी है कि ये सब चीज़ें होती है। अभी वापस हम एक क्वेश्चंस पे आते हैं, मूवी, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट मूवी में ज़्यादा है और मैंने जैसे बताया मैं सिर्फ बोलता नहीं रहूँगा और मुझे चाहिए आप सवाल भी पूछिए, जैसे प्रीत ने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप प्लीज़, स्वामी जी नहीं बैठे ऐसे समझ के आप मुझे सवाल पूछ लो। तो मूवी के बारे में वापस वही सवाल लेके मैं आऊँगा, या आपको कोई सवाल पूछना है तो हाथ खड़ा करके आप पूछ। पीछे, यस, माइक दो पीछे। सर, जैसे आपने बोला कि हमको दिन एक टास्क लेके चालू करना चाहिए, तो मेरे पास टास्क भी बहुत है, मैं टास्क चूज़ भी कर लेता हूँ, बट प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से वो टास्क, बहुत कम टास्क होते हैं जो कंप्लीट हो पाते हैं। उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए? किसकी वजह से? प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, बाद में कर लूँगा बट वो टास्क फिर बाद में कभी होता ही नहीं है। बाद नेवर कम, राइट? बराबर है ना? इंसान क्यों है कि बहुत सारी चैलेंजेस हमारे लाइफ में चल रही, बहुत सारा प्रेशर्स होता है, बहुत सारे हमारे अंदर एंगर्स भरा हुआ होता है, और दूसरा हमारे अंदर बहुत सारी आलस भरी हुई है। हम वो आलस उड़ा चाहिए हम लोग को, अपने लोग को। तो इसकी वजह से काम नहीं होता। इसके लिए मैंने बोला कि खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो चीज़ है ना, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, और तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है मैं शांत हूँ। ये 3 चीज़ आपका जीवन का हिस्सा बना लो, उसके बाद आपको कभी आलस नहीं होगी। योगा करना आलस नहीं होगा। जैसे आपने आपका टास्क का बताया, वो बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक इंसान के पास टास्क होती है, हर एक स्टूडेंट्स के पास टास्क होती है। इनफैक्ट मैं तो टास्क से ऊपर जाऊंगा कि हर एक स्टूडेंट्स के पास अपना गोल होना चाहिए। मेरे जीवन में मैं कभी गोल के बगैर रहता नहीं हूँ। मेरे पास 5 साल का गोल है, मेरे पास 3 साल का गोल होता है, मेरे पास 1 साल का, हर एक साल का मेरा गोल होता है। मेरे पास 2030 तक का गोल है, मेरे पास 2050 तक का गोल है। किसी के पास है 2050 तक का? सोच सकते हो आप? मेरा मोबाइल इधर ही पड़ा है, स्वामी जी, सॉरी, यहां लिखा है विजन 2050, विजन 2050। आप सोच सकते हो और क्या विजन है, उसकी डिटेल भी है। ऐसा नहीं है, मैं स्वामी जी को बाद में दिखाऊंगा, ये इसके अंदर वो भी लिखा है क्या मुझे अचीव करना है। मैं नहीं बोलूंगा 2050 तक की सोच आप अभी रखो या अभी डिसाइड करो, क्योंकि आपके लिए, लेकिन मैं सालों से करता हूं तो आज मैं वो लेवल तक सोच सकता हूं। आप समझ रहे हो? तो आपके पास गोल सेटिंग होना चाहिए, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल तक। तो एटलीस्ट आपको लिख लो और लिखो और ऐसी जगह पे रखो। मेरा ये वॉलेट है, जो चीज़ वहाँ लिखी हुई है ना, मेरा वॉलेट के अंदर एक पेपर है, उसके अंदर भी ये लिखी हुई है। और मेरे स्वामी जी आएंगे नेक्स्ट टाइम दुबई, तो मेरी ऑफिस में बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा स्वामी जी को। तो मेरे ऑफिस के टेबल के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि नज़र से हटा वो माइंड से हटा। तो ये चीज़ नज़र में, जैसे मोबाइल में हाथ में लेता हूँ, खोलता हूँ, सामने मुझे दिखता है कि मुझे क्या अचीव करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका सवाल था कि हम टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, रह जाता है कि बाद में करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम वीक है, हमें मजबूत होना है, हमें स्ट्रांग होना है, हमारा कॉन्शियस माइंड के ऊपर हमें काबू करना है। और काबू करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते, जो मैंने दोनों रास्ते अभी बताया।
पहला है मेडिटेशन, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड के पावर को डेवलप करना, खुद से बातें करके, खुद के साथ टाइम स्पेंड करके। जैसे हम फ्रेंड्स, नए कोई फ्रेंड बनाते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, तो बहुत क्लोज हो जाते हैं। सेम थिंग है सबकॉन्शियस माइंड का पावर, जो आप रोज अपने आप से बातें करते रहोगे तो वो आपका फ्रेंड हो जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है वो आपको गाइड करेगा कि आपका टास्क को आपको कंप्लीट आज ही करना है, अब भी करना है। आपको जो भी आपका गोल है उसमें वो मदद करेगा। जो भी आपका काम पेंडिंग रह जाता है या जो भी आड़स कोई काम करने में आपको आती है, वहां आपको बोलेगा नहीं आड़स नहीं, चल कर, और आप मोटिवेटेड होगे और आपसे हो जाएगा काम। मेरे जैसे 30 साल से मैं कर रहा हूँ। आज स्वामी जी को पता है, भाई साहब ने जो अनाउंस किया मेरे बारे में, उसने भाई साहब ने बताया कि हमारी कंपनी में 4000 लोग हैं। हमारी कंपनी में 4000 लोग वाला जो है ना वो पुराना हो गया है। स्वामी जी के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से अभी 5000 हो गए हैं। इसके अलावा हमारा एनजीओ चलता है, स्वामी जी को पता है, हमारा फाउंडेशन इंडिया में चलता है, अफ्रीका में इतनी सारी जिम्मेदारियां लेके मैं चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी रिलैक्स हूँ, फिर भी शांत हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं टाइम निकाल लेता हूँ कोई अच्छी चीज करने के लिए। तो वो कहाँ से होता है? बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड मेडिटेशन। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चल, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। યસ, વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવો અવસર ક્યારેક જ તમે યુટ્યુબ કે સાહેબની મૂવી જે જોઈ હોય અથવા એને ભૂલી જાઓ. તમને જે પ્રશ્ન થાય તમારા પ્રોગ્રેસ માટે, એ આપણે તો પ્રશ્નોત્તરી કરીએ જ છીએ, તો પ્રેમથી કરો. હાલો, મેદાન મળી ગયું ખુલ્લું, પરમિશન મળી ગઈ. અમારા ભાઈએ જે પ્રશ્ન કર્યો ને, આરવને તાલ્યું તો પાડો. મારે નવું કાંઈ નથી કહેવું, સાહેબે કીધું એ જ કહેવું છે. આરવ ઊભો થા, બોલ. कल का काम अभी करूँगा. आँख मूंद के बोलो, अभी बोलो, अभी. और बोलो, और अभी बोलो, अजी बोलो, अजी. बस तारी आळस उड़ी जाए. વાહ સ્વામીજી. લીડરશીપ અને સહનશીલતા આપણામાં કેવી રીતે કેળવાય ને એનું કયો જરા, કારણ કે તમે 5000 વ્યક્તિઓને કઈ રીતે સાચવો છો અને ફ્રી માઇન્ડથી રહો છો એનું. વેરી ગુડ, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો. જે ઇન્સાન સહનશીલતા પોતાના જીવનમાં ઉતારી લે ને, એ ઇન્સાન જિંદગી જીતી લીધી. પેશન્સ, સબર યા સહનશીલતા એવો શબ્દ છે કે ઇન્સાનને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી દે. સામાન્યથી અસામાન્ય જો બનાવવાવાળો કોઈ શબ્દ હોય ને તો એ પેશન્સ, સહનશીલતા છે. કેમ કે हर एक जगह पे તમને सहनशीलता ની જરૂર પડે. हर एक जगह पे पेशेंस की हमें जरूर है. हर एक जगह पे हमें पोज करने की जरूरत है. तो सहनशीलता हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे पेपर के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर लिखी हुई होगी. क्योंकि जब इंसान कोई भी जगह पे जाता है या किसी के साथ झगड़ा होता है और वो क्रोध में आ जाता है, आवेश में आ जाता है, वो टाइम पे वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो पूरी जिंदगी वो पछताता है. लेकिन वही टाइम पे, वो जगह पे वो थोड़ा पेशेंस या सब्र कर लेवे या सहनशीलता को वो यूज कर लेवे तो बहुत सारी बड़ी मुसीबत से वो बच सकता है. तो सहनशीलता हर जगह पे जरूर पड़ती है. और दूसरा एक चीज याद रखना, जीवन में जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है. हर चीज को हमेशा अपने दिल में उतार के रखना. ये चीज मूवी, जिन लोगों ने पूरी मूवी देखी है उन लोगों ने सुना होगा कि मैं बोल रहा हूं मेरे स्टाफ के साथ कि जो भी मेरे साथ होता है वो हमेशा
अच्छे के लिए होता है। इसीलिए मैं कभी घबराता नहीं हूँ, कभी डर नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा खुदा का, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे लिए, मेरे जीवन में जो हुआ है वो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगी। एक अच्छी सी कहावत है, ये कहावत मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके दिल के अंदर फ्रेम करके रखना। ये है कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, कितनी परेशानियां, जितनी भी परेशानियां चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। आपका पहला सवाल था सहनशीलता का, तो आपको समझ आ गई। आप सबको कोई भी कुछ भी होवे ने, इमीडिएटली आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको पॉज करना है, कंट्रोल करना है आपके कॉन्शियस, आपका कॉन्शियस माइंड को। हम बहुत बार ऐसा होता है, कोई आदमी, हमारा फ्रेंड आके बोलता है वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो सीधा हम गुस्सा हो जाते। गुस्सा मत हो, माइंड को कंट्रोल करो, शांत हो। ठीक है, उसने बोला होगा, उसका कोई कारण होगा, इमीडिएटली आप उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी मत भेजो, कंट्रोल करिए। और माशाल्लाह आप तो नसीबदार हो कि जो माहौल में आप रह रहे हो वहाँ तो आप आसानी से आप सब पा सकते हो। हमारे जीवन में तो, हमारे नसीब में ये नहीं हुए थे ऐसी चीज़ें। हम जाते थे हमारे जमात खाने में, हमारी मस्जिद में, लेकिन हम इतने नसीबदार नहीं थे कि 24/7 गुरु जी के अंदर छत्र छाया में रह के इतनी सारी हमें नॉलेज मिलती थी, इतनी सारी हमें गाइडेंस मिलती थी, इतने सारे हमें अच्छी अच्छी जीवन के मंत्रों या उपचार मिलते हो। आप लोग नसीबदार हो, आप उनका फ़ायदा ले सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप चेंज मेकर हो, आपको याद रखना है, आप कोई छोटे, भगवान ने आपको यहाँ कोई छोटे काम के लिए नहीं भेजा है। आप, भगवान ने बहुत बड़ा मिशन के साथ जैसे हमें भेजा है वो ऐसे आपको भेजा है, और आपके साथ आपके गुरुजी यहाँ प्रेजेंस में है जो आपको वो अचीव करने में आपको मदद करेंगे। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, काम उसके ऊपर आपको करना पड़ेगा, अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। आपका सेकंड क्वेश्चन था कि मैं कैसे हैंडल करता हूँ, क्या था वो? मैं हाँ, ओके, લીડરશીપની ક્વોલિટી કેવી રીતના ડેવલપ કરવી, बहुत बहुत સારો સવાલ છે, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप ऑलरेडी लीडर्स हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब के घर में जन्म हुआ था, कुछ नहीं था, छोटा सा मकान में रहते थे। कभी स्वामी जी आएंगे हमारे पोरबंदर में, मैं रहूंगा तो मैं ले जाऊंगा। हमने भी, आज भी वो मकान हमने रखा है जहां हम 9 जन का परिवार रहता है। आज वो यहाँ 2 जन भी नहीं सो सकते, इतना छोटा मकान में कैसे हम 9 जन रहते होंगे। लेकिन वो टाइम पे प्यार, मोहब्बत और दिल था, पूरी फैमिली। और आज भी हम फैमिली पूरी जुड़ी हुई है, सारे भाई बहन हम सब साथ में मिलते हैं, रहते हैं, प्लान प्रोग्राम्स करते हैं, और शादियों में और अच्छे प्रसंग में हम साथ में हो जाते हैं सब। तो कहने का मतलब क्या है कि लीडरशिप तो हमारे अंदर है, उसके ऊपर हमें सिर्फ काम करना है। जो 30-40 साल से मैं कर रहा हूँ, तब जाके आज मैं बोल सकता हूँ मैं लीडर्स हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस चलाता हूँ, हम फाउंडेशन चलाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे है। लेकिन फिर भी रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैं ये 40 साल से ये सारी चीज़ डिसिप्लिन से करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मेरा भविष्य के लिए अच्छी है, मेरी लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए अच्छी है। इसके लिए मैं सारी चीज़ करता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगा, इनका जो सवाल था बच्चे का कि कैसे लीडरशिप मेंटेन रखे या कैसे हम अच्छे लीडर्स बने, तो ये सारी क्वालिटी है। खुद से टाइम स्पेंड करिए, माँ बाप से टाइम स्पेंड करते हैं, गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड सर्कल में टाइम स्पेंड करते हैं। बस कोशिश करिए खुद से थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आपको अच्छा नहीं लगे अकेले में टाइम स्पेंड करना, तो मिरर है वो होता है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं मिलियनर्स हूँ, मैं आई एम ए विनर, आई एम द बेस्ट। बहुत सारे वर्ड्स है, आप मेरे वीडियोस जैसे भाई साहब ने देखा, आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी। तो आप सीरियसली शुरू करो, जस्ट ट्राई फॉर 30 डेज, 30 दिन ट्राई करके देखो, और 30 दिन के बाद आपको ऐसी हैबिट हो जाएगी कि आप छोड़ोगे नहीं कभी, जैसे हमने 40 साल से नहीं छोड़ी। और हर चीज़ हैबिट से और प्रैक्टिस से होता है। जैसे हम बोले कि अपना क्रिकेट का जो मास्टर सचिन तेंदुलकर था, वो 17-18 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो वो सिर्फ बुक से वो
मास्टर ब्लास्टर नहीं बना, बुक से इतना सक्सेस नहीं गया, उसने फिजिकली प्रैक्टिस किया, उनकी हैबिट में आ गया। वो 17 साल से उम्र से उसने शुरू किया क्रिकेट की प्रैक्टिस करने, शायद उससे पहले भी वो खेलता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन तब जाके वो एक लेवल पे पहुंचा और आज वो इंडिया का एक सेलिब्रिटी बन गया है। तो हर चीज प्रैक्टिस से होता है। हमने मानव सेवा की प्रैक्टिस बचपन से हमने की, तो आज मानव सेवा में हम ये लेवल पे पहुंचे हैं। हमने ये सारी चीज, जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन है या सबकॉन्शियस माइंड का पावर की 30-40 साल से वो प्रैक्टिस की, तो आज मैं आपको प्राउडली स्वामी जी के सामने बोल सकता हूँ कि आप करिए, आपके जीवन के अंदर खुद ही बदलाव देखेंगे। सर आप लोग भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो स्वामी जी, आपको भी प्लीज। सर, इन बच्चों के ओर से मेरा एक प्रश्न है। या स्वामी जी, आपको ही जवाब देना पड़ेगा। 5,000 लोग का आप सब परिवार है। संभालते हैं, अपने बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए कुछ न कुछ गोल सेट किया होगा। 5,000 लोग कोई साधारण बात नहीं है। कहीं पर वे आपके अनुकूल होते हैं, कहीं पे प्रतिकूल होते हैं। गुजराती में कहूँ तो काम में गापची मारी जाता हशे, एवा हशे। तो आप इन सब को कैसे संभालते हैं? बात तो बहुत अच्छी आपने बताई और सवाल भी बहुत अच्छा पूछा कि आज के टाइम के अंदर 5,000 लोग संभालना कोई छोटी बात नहीं है। पहले के ज़माने में माँ बाप के 5-5, 6-6 बच्चे थे, आज 1 या 2 बच्चे होते थे तो 2 बच्चे को संभालने में भी माँ बाप की हालत खराब हो जाती है। सही है ना बच्चों? आपके माँ बाप को तकलीफ होती है ना आपको संभालने में? देखो, दुखती रख पकड़ी ली थी मैं। वो तो देखो, सवाल स्वामी जी ने पूछा बहुत अच्छा है और मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में भी आप हमसे भी आगे जाए और आपके 5,000 नहीं, आप 10,000, 15,000 लोगों को काम दे के उनकी फैमिली को आप हेल्प करो। ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। देखो, हर चीज जैसे मैंने बताया, चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है और वही जीवन की चैलेंजेस है ना आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो जितनी बड़ी चैलेंज आपके जीवन में आएगी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगे, उतना ज्यादा आपका जीवन आसान होता जाएगा। तो जितनी बड़ी चैलेंज उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज, जितनी ज्यादा डिफिकल्टी उतना ही आपका जीवन आसान होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जीवन में भी आपने देखा, मूवी जिन लोगों ने देखी, कि हम शुरुआत किए थे पोरबंदर से 175 रुपया, 175 रुपीज़ पर मंथ मेरी तनख्वाह। उसके बाद अफ्रीका गया 1986 में, 17 साल की उम्र में $200 से शुरू किया। उसके बाद हम वो लेवल पे पहुंचे कि जहां हम बहुत आगे निकल गए, वहाँ राइट्स हुए जैसे दंगा होता है और हम पूरे ज़ीरो हो गए, ख़त्म हो गया। तो हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ कि ये 5-6 साल में इतनी मेहनत करके हमने कमाई और एक दिन के अंदर राइट्स के अंदर ख़त्म हो गया। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है, हमने अपने आत्मविश्वास को हमने पकड़ के रखा और जैसे मैंने सब्र का बताया, पेशेंस का बताया, हमने पेशेंस रखा। दोनों भाई ने मिलकर डिस्कस किया कि हम हारेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। भले आज हमारा सब कुछ लूट गया है, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, एक ही जोड़ी पे 3-3 दिन हमने निकाले, लेकिन हम लड़ेंगे, हम हारेंगे नहीं। हमने वापस शुरुआत की, छोटी सी शुरुआत की और इतनी मेहनत की, क्योंकि हार्ड वर्क पेस, इतनी मेहनत की। और दूसरी चीज़ स्वामी जी, मैं आप बच्चों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये चीज़ भी आपका जीवन का हिस्सा होना चाहिए, वो चीज़ है ईमानदारी, ऑनेस्टी। हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ईमानदारी की वजह से हमारे बड़े भाई और हम, आज भी आप अफ्रीका जाओगे, किसी को भी मिलोगे, कोंगो जाके 30 साल, 20 साल, 25 साल से जो हमें जानता है, या 40 साल हो गए, अभी तो 86 से 2025, किसी को भी पूछोगे या मेरा नाम या बड़े भाई का नाम, सब लोग तारीफ करेंगे या बोलेंगे ये लोग कभी किसी का पैसा नहीं खा सकते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक आदमी था, सुबह उठता है तो सुबह वो रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है अपनी ऑफिस जाने के लिए, तो उसकी बीवी बोलती है कि घर में ग्रोसरी नहीं है, आप कुछ ग्रोसरी लेके आओ तो खाना बनेगा। तो बीवी को बोलता है ठीक है मैं कुछ देखता हूँ। 5-10 मिनट हुई तो उसका फादर रूम में से बाहर आए, बेटा मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है, मेरे लिए मेडिसिन लेके आना। तो बोला ठीक है पापा मैं लेके आऊँगा। उसके बाद
वो तैयार होके निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उनको दोनों बच्चे बाहर आए, पापा पापा प्रिंसिपल ने बोला है 3 महीना हो गया आपने फी पे नहीं की, तो आपको फी आप भरो, नहीं तो बच्चे आप स्कूल पे नहीं आओगे। तो उसका फादर बोले ठीक है बेटा मैं कुछ करता हूँ, आप स्कूल पे चले जाओ, आज मैं देखता हूँ। उसके बाद वो रेडी तैयार हो गया, रेडी होके जैसे बाहर निकलता है घर के सामने, तो सामने से लैंड रोड आता है, उनका घर का मालिक आता है, बोलता है आपने 6 महीने से रेंट नहीं भरा, आप रेंट भर दो ये महीने में, अदरवाइज हम आपको घर से निकाल देंगे। अभी आप सोचो एक आदमी के ऊपर पैसा नहीं है, हालत खराब है, घर में ग्रोसरी नहीं है, माँ बाप के लिए दवाई का पैसा नहीं है, बच्चों के लिए फी भरने का पैसा नहीं है, ऊपर से ये रेंट वाला उसके सर पे आके बैठ गया। उनको भी बोल दिया प्लीज मुझे थोड़े दिन दे, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद वो काम पे ऑफिस पे गया, वहाँ काम कर रहा था, तो उसके मालिक ने उसको बुलाया, उनको बोला कि अपनी कंपनी लॉस में जा रही है क्योंकि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो हम थोड़े बहुत एम्प्लॉयज को निकाल रहे, तो आपको भी हम ये मंथ एंड में निकाल देंगे। अभी आप सोचो वो आदमी की क्या हालत होती होगी। एक आदमी के घर पे खाना नहीं है, दवाई नहीं है, स्कूल फीस नहीं है, रेंट नहीं पे किया, एक जॉब की उम्मीद होती है, जॉब चल रही है, चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे जॉब से एडवांस लेके, वहां जाता है तो उनका मालिक उनको बोलता है कि तेरी जॉब अभी से खत्म ये मंथ से। लेकिन क्या हुआ आप गेस करोगे? वो आदमी ईमानदार था, वो आदमी ने अपना जो सोसाइटी में अच्छा नाम रखा था, सबके साथ प्यार मोहब्बत से बातें करता था, सबको मिलता था, किसी को छोटी मोटी हेल्प भी करता था, और सोसाइटी में उसका इज्जत था क्योंकि वो ईमानदारी था और अच्छे इंसान थे, अच्छी फैमिली थी। तो उसने क्या किया, उसने हिम्मत नहीं हारी, सहनशीलता और अपने आप का आत्मविश्वास को पकड़े रखा, खुद के ऊपर भरोसा रखा। उसने कोई पैनिक नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं लिया, कोई टेंशन नहीं लिया, कुछ नहीं। वो गया दवाई की दुकान पे, दवाई वाले को बोला प्लीज तू मुझे इतने सालों से जानते, मेरे डैडी की हालत खराब है, उनकी दवाई चाहिए, तू मुझे दवाई दे, मेरे पास जब भी पैसा आएगा मैं कर लूंगा। तो नहीं नहीं लेके जाओ, आपके लिए कौन मना करेगा। उसके बाद वो ग्रोसरी वाली की दुकान पे जाके वहां से ग्रोसरी ऐसे बोल के लेके आया, उनको दिया, भाई आप तो बहुत अच्छे इंसान है, आपके ऊपर हमें भरोसा है, लेके जाओ। उसके बाद वो स्कूल जाके प्रिंसिपल से बात किया, देख मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी जॉब चली गई है, बट आप मुझे जानते हो, मैं आपको जब भी मेरी जॉब लगेगी मैं पेमेंट कर दूंगा, मेरे बच्चों को एजुकेशन का आप कुछ नहीं कर। तो बोला नो प्रॉब्लम, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, बहुत ईमानदार। रेंट वाले से बात किया, उसको मेरे पास 6 महीने का नहीं दिया, अभी भी मेरे पास 3-4 महीने का नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जॉब भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोला प्रॉब्लम नहीं, आप इतने अच्छी तरह हमारे घर को संभाल के रखा है, आप अच्छे इंसान हो, सामने से मेरे पास आए हो, मैं मांगने नहीं आऊँगा आपके पास, जब होगा तब पैसा देना। सबको उसने कर लिया। अभी गेस व्हाट, वहां से उनकी जॉब खत्म हुई और उसको थोड़े दिन के अंदर उसको डबल से भी ज्यादा तनख्वाह वाली उसको जॉब मिल गई। सिर्फ क्यों? बिकॉज उसने अपनी इज्जत को संभाल के रखी थी। कोई किसी सोसाइटी में झगड़ा नहीं, ईमानदारी से, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं, झूठ नहीं बोलना, सोसाइटी में सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किया और खुद के ऊपर उनको भरोसा था क्योंकि मैंने कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। और हमारे साथ भी जब होता था, जब राइट्स होते थे, चैलेंजेस होते थे, हमारा अपहरण हुआ, हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ, हमें इतना भरोसा था कि हमने किसी का गलत नहीं किया। आज हमारे ऊपर जो हो रहा है वो उसके अंदर ईश्वर की कोई मर्जी है, ईश्वर का ब्लेसिंग है, ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान का आशीर्वाद है कि यही चीज आज हमारे लिए चैलेंज है, कल हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। माँ की जो दुआ आपने प्राप्त की, यस, आपको कुछ बहुत बड़ा काम था और माँ ने बुलाया तो आप गए, और जो घटनाएं घटी वो बच्चों को सुनाइए। ओके, जरूर सुनाऊंगा। देखो, हम सब माँ बाप को प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, बराबर है। आज का थोड़ा ज़माना ऐसा हो गया है कि हम माँ बाप के सामने बोल देते। पहले के ज़माने में हम माँ बाप की रिस्पेक्ट करते थे, हम कभी बोलते नहीं थे। और मैं घर में छोटा था, मेरी माँ से बचपन से मैं बहुत अटैच था, बहुत। मेरी माँ 6 बच्चों को छोड़ के मेरा जो उनका जो प्यार का जो जितना खजाना था ना, वो पूरा मेरे ऊपर आता था। क्यों? कि मैं 6 भाई बहन से कंप्लीटली डिफरेंट था, तो मैं थोड़ा अलग था। मैं मानवता की सेवा का कॉन्सेप्ट था और मेरी माँ से मैं शेयर करता था, कभी कभी उनसे भी थोड़े बहुत 2-5 रुपये लेके किसी को मदद करता था। तो मेरी माँ जानती थी और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं छोटा बच्चा था।
अभी बड़े हो ये हम अफ्रीका चले गए, अफ्रीका जाके शादी हो गई, बच्चे हो गए, और मम्मी यहाँ बूढ़े होते गए, बड़े भाई थे आज भी पोरबंदर में रहे, उनके पास ही रहते थे। अफ्रीका 1-2 बार आए, उसके बाद वो बीमार पड़ने लगे, और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी दोनों नी जो थे वो ख़त्म हो गई, तो वो चल नहीं सकते थे, तो वो बेड पे थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 की। अभी जब मैं वो टाइम पे भी मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था, अफ्रीका से मैं चाइना जाता था, हांगकांग जाता था, दुबई आता था, अफ्रीका के अंदर मैं ट्रैवल करता था, और मेरी माँ से मैं रोज कॉल करता था, रोज फ़ोन करके मैं बात करता था, क्योंकि वो बेड पे थे, वो फ्रस्ट्रेट होते थे, उनको मज़ा नहीं आता था, तो मैं आधा घंटा बात करूं, उनको मैं पॉजिटिव करूं, उनके साथ ऐसे बातें करूं पागल जैसी, तो उनको अच्छा लगता था, वो खुश होती थी, तो उसमें थोड़ी एनर्जी आती थी, तो मैं उनको रोज़ फ़ोन करता था। अभी मैं ट्रैवलिंग भी बहुत करता था, तो मेरी माँ को मैं बोलता था, मैं मोजाम्बिक में अफ्रीका में रहता था, तो माँ को बोलता था, माँ मैं चाइना जा रहा हूँ बिजनेस के लिए, ट्रिप के लिए, तो मुझे तू दुआ दे, मुझे तू आशीर्वाद दे। तो मेरी माँ आशीर्वाद तो साइड में रह गया, पहले ऐसे ही बोलती थी कि तू चाइना जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, तो एक काम कर, पहले मेरे पास पोरबंदर आ जा, मुझे मुँह दिखा के बाद में तू जाना। अभी ये मम्मी ने बोल दिया, तो मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं मम्मी को मुंह दिखाने नहीं जाऊं। सब कुछ छोड़ के पूरी टिकट चेंज करके मैं पहले पोरबंदर मम्मी के पास जाता था, 1 दिन 2 दिन रह के उसके आशीर्वाद लेके चाइना जाता था। अभी दूसरी बार मुझे अफ्रीका में कोई और कंट्री में जाना है, तो मम्मी को बोलूँ मम्मी मैं जाता हूँ अफ्रीका, काम है, तो बोला तो एक काम करने, मुझे मुंह दिखा के जाने। तो एवरी टाइम उनका चलता था, जब भी कहीं पे ट्रैवल करूँ, महीने में 1.5 महीने में, मुंह दिखा के जा, मुंह दिखा के जा, मुंह दिखा के जा। अभी एक बार क्या हुआ, मैंने स्वामी जी के साथ शेयर किया था, स्वामी जी को अच्छा लगा, इसके लिए उसने बोला आपके साथ मैं शेयर करूं। 2009 की बात है, अगस्त का फर्स्ट वीक था। मैं, मेरी वाइफ और 2 बेटियां और मेरा कजिन है जो आज भी मेरा हमारा बिजनेस संभाल रहा है अफ्रीका कोंगो में, उनके भी वाइफ और 2 बेटियां, और हमारा दोनों फैमिली का एक अच्छा सा बॉन्ड बन गया था। हम साथ में हॉलीडेज में जाते थे। तो हम लोगों ने, दोनों फैमिली ने डिसाइड किया कि 1 हफ्ते के लिए हम केन्या, हम हॉलीडेज पे घूमने जाएंगे। मोम्बासा, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, राइट? तो हमने डिसाइड किया, तो हम लोग मोम्बासा गए, लेकिन मेरी वाइफ को मैंने बोला, मतलब मम्मी को हम नहीं बताएंगे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में मोम्बासा जा रहे हैं, नहीं तो मम्मी बोलेंगे कि आके मुझे मुंह दिखा के जा, तो पूरी फैमिली को हमें जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए मैंने मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन बता नहीं रहा था, मैंने छुपाया मम्मी से कि मैं ऐसे ही बात कर लिया, लेकिन हम लोग मोम्बासा घूमने आ गए। और एक चीज़ में इसके ऊपर एक आपको शेयर करूं, टाइटैनिक का नाम सुना है आपने? मूवी देखी है? थोड़े बहुत लोगों ने देखी है। टाइटैनिक की मैं बात करूं, इसका फार्मर का किस्सा आपने किसी ने सुना है? टाइटैनिक के साथ कोई सुना है? तो मैं रिपीट नहीं होवे, नहीं सुना है ना? ओके, मैं अभी बता। टाइटैनिक जो बड़ी शिप थी, तो एक फार्मर था, उनके 5 बच्चे थे। ये हकीकत है, ये कोई बनाई स्टोरी नहीं, आप गूगल करके चेक कर सकते। उनके 5 बच्चे थे, एक फार्मर, और उनका एक ड्रीम था, वो गरीब था बेचारा, उनका एक ड्रीम था कि मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ मुझे एक बार टाइटैनिक में जिंदगी में सफ़र करना है, वो कराना है मेरे बच्चों को। तो वो क्या करता था? सेविंग करता था, पैसा जमा करता था। और एक दिन आया कि उसके पास इनफ पैसा हो गया कि वो, उनकी वाइफ और उनके 5 बच्चे टाइटैनिक में जावे। तो वो तो खुशी खुशी टिकट लेके आया, सबकी टिकट हो गई, 1 हफ्ते का टाइम था, सब तैयारी में लग गए, तैयारी करने लग गए, और एक्साइटेड थे, सब खुश थे, क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट था उनके जीवन का। उनका एक ड्रीम कम ट्रू हुआ कि टाइटैनिक का एक सपना था कि मेरे फैमिली को टाइटैनिक में घुमाने ले जाना है, और उसने पैसे बचाए, इतनी मेहनत किया, और उसने पैसे बचा के टिकट लेके एक्साइटेड था कि अभी 3-4 दिन के अंदर हमें टाइटैनिक में जाना है। इन बिटवीन एक दिन रात को उनका जो छोटा बेटा था वो बाहर खेल रहा था, और एक कुत्ते ने आके उसको काट लिया। अभी उसको हॉस्पिटल ले गया, क्योंकि छोटा बच्चा था, कुत्ते ने जो काटा था वो घाव बड़ा था, तो हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने चेक किया तो बोला ये तो घाव बहुत बड़ा है, इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, इसको यहाँ दाखिल करना पड़ेगा। अभी आप सोचो, कौन माँ बाप होगे कि जो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ के टाइटैनिक में जाएगा? कोई जाएगा? अभी वो भी नहीं गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इसको यहाँ रखना पड़ेगा, उसका घाव बहुत डीप है।
उसको इतना गुस्सा आया, वो भगवान को ब्लेम किया, उनके खुदा को जिनको मानता था उनको ब्लेम किया, कुत्ते के ऊपर गुस्सा, हर एक इंसान के ऊपर गुस्सा करने, कंप्लीटली वो फ्रस्ट्रेट हो गया, इतने गुस्से में आ गया। कोई भी होगा आ जाएगा ना, इतना बड़ा ड्रीम, इतना एक्साइटमेंट, और सडनली ये बच्चे को कुत्ता काट लिया और अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो उतना गुस्सा आया, इतना फ्रस्ट्रेट था, इतने गुस्से में था, वो ढूंढ रहा था, जो कुत्ता मिल रहा उसको पत्थर मारने लगा और बस पूरा स्ट्रेस में ही था। और टाइटैनिक निकली 12 अप्रैल 2019 को, 1819 को ना 1912 को, सॉरी 1912 की बात है, अप्रैल महीने की। और टाइटैनिक निकली और 3 दिन के अंदर न्यूज आता है टीवी में कि टाइटैनिक डूब गई। कितने दिन के अंदर? 3 दिन। उनका बेटा अभी भी हॉस्पिटल में था, वो बंदा भी हॉस्पिटल में था। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको दिखा सकते। वो बंदा भी हॉस्पिटल में था, उनका बेटा भी हॉस्पिटल में था। यहाँ टाइटैनिक निकल गए, 3 दिन बाद टीवी पे न्यूज आता है वो टाइटैनिक डूब गए। वो बंदा हॉस्पिटल में के टीवी के अंदर देख रहा है टाइटैनिक डूब गए। अभी सोचो बंदे की क्या हालत होगी। वो गुस्से में था, चिल्ला रहा था। अभी वो बच्चे ने देख लिया कि टाइटैनिक डूब गए, सारे लोग उसमें से 1500 लोग डूब गए और मर गए। वो टाइम पे उसको रियलाइज हुआ कि जो मेरे बच्चे को कुत्ते ने नहीं काटा होता, हम टाइटैनिक में जाते तो हम भी पूरी फैमिली डूब जाते और मर जाते। समझ में आया? उसके बाद वो पूरा चेंज हो गया, खुदा का शुक्रिया अदा करने लगा, माफी मांगने लगा। इतना वो दिल से इतना खुश था, और कुत्ते को ढूंढ रहा था कि कौन सा कुत्ता था, मैं उनकी परवरिश करूं, उनको रोटियां खिलाऊं, क्योंकि वो कुत्ता नहीं काटता तो चले जाते पूरी फैमिली। तो जीवन में जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। और हम सब ईश्वर के साथ कनेक्टेड है। स्पेशली आप बच्चों जहाँ रहते हो वहाँ तो ईश्वर का वास है, राइट? कि ईश्वर को देखना है या ईश्वर तक पहुँचना है तो बीच में जरिए होते हैं। हमारे धर्म में भी हमारे धर्म गुरु है जो अभी 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई। वैसे आपके धर्म में भी स्वामी जी है जो जरिया होता है, बीच में होता है, जो हमें ईश्वर की याद दिलाते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, ईश्वर के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हमें सिखाते हैं, ताकि हम उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी में हम थोड़े आगे बढ़े। तो सारे जो स्वामी जी है जो अपनी जान, अपनी कुर्बानी देके आज सेक्रीफाइस करके आप लोगों के जीवन, अच्छा जीवन के लिए कितनी मेहनत करते। अभी मुझे चाहिए यहाँ से कोई सवाल आवे, ताकि बच्चों को भी लगे कि नहीं हमारे गुरुजी थोड़े जाग रहे हैं। यस स्वामी जी। जीवનમાં સક્સેસ થવા માટે ભાગ્યનો કેટલો રોલ છે અને પુરુષાર્થનો કેટલો રોલ છે? ભાગ્યનો કેટલો રોલ છે અને પુરુષાર્થનો કેટલો રોલ છે? બહુ સારો સવાલ પૂછ્યો। તો આપણે ચાલુ કરીએ। એનો જવાબ બહુ સિમ્પલ ભાષામાં પહેલા હું તમને દેવાની કોશિશ કરું કે લક છે એ 2 શબ્દોમાં છે, ભાગ્ય છે એ 2.5 શબ્દોમાં છે, પછી નસીબ આપણે કહીએ છીએ એ 3 શબ્દોમાં છે, પછી કિસ્મત આપણે બોલીએ છીએ એ 3.5 શબ્દ છે, બરાબર? એ બધાની ઉપર 4 શબ્દ છે, મહેનત। समझ में आई? पुरुषार्थ, मेहनत, पुरुषार्थ। ये 4 शब्दनी ऊपर पण कांईक छे, ई छे 5 शब्दनु, ई छे ईमानदारी। देखो मारी पर्सनल बिलीव कहूं स्वामी जी, मारा हिसाबे अने मारी बिलीव प्रमाणे हूँ मानु छुं, आज वर्षो थया કે ભાગ્ય છે ને હંમેશા સારા જ હોય છે। ઇન્સાનના કર્મ ઉપર આધાર હોય છે, ઇન્સાનની મહેનત ઉપર આધાર હોય છે, ઇન્સાનના પોતાના ડ્રીમ ઉપર આધાર હોય છે, ઇન્સાનના પોતાના ગોલ સેટિંગ ઉપર આધાર હોય છે, ઇન્સાનના પોતાના આત્મવિશ્વાસ ઉપર આધાર હોય છે, ઇન્સાનની પોતાની પોટેન્શિયલિટી અને કેપેસિટી ઉપર આધાર રાખે છે પોતાની સફળતાને। તો એમાં ભાગ્યનો બહુ નાનો રોલ છે। ब्लेम करવું બહુ ઇઝી છે। જ્યારે અમારા ઉપર મુસીબત આવતી હતી તો અમે બ્લેમ કરી શકતા હતા કે હું સારો માણસ છું, હું સારા કામ કરું છું, લોકોને સ્માઇલ આપું છું, લોકોને મદદ કરું છું, છતાં મારા ઉપર આટલી મુસીબત, ખુદા તું છે ક્યાં? બરાબર છે? પણ એની જગ્યાએ ખુદા ઉપર ને આપણા ઉપર ભરોસો રાખીએ તો ઓટોમેટિક
આપણા ભાગ્ય ઉપર, આપણી મહેનત ઉપર, આપણા શું કહેવાય, આપણી શક્તિ ઉપર, આપણી સ્ટ્રેન્થ ઉપર, તો આપણા હિસાબે ભાગ્ય તો હંમેશા આપણને સાથ આપે છે. એટલે ક્યારેય ભાગ્યને દોષ દેવો નહીં. મમ્મી પપ્પા ભાગ્યનો દોષ દે તો કે મમ્મી પપ્પા ભગવાનને ને ભાગ્યને બ્લેમ ના કરો, આ તમારા કરમ આવા છે. બરાબર, એમને પ્યારથી કહેવાનું. રાઈટ. બીજો કોઈ સવાલ? સર, તમે ગોલને પામવા માટે બહુ મહેનત કરી છે, પછી તમે ગોલને ન મળે ત્યારે એવા ટાઈમે તમે આખી રીતના તૂટી જાશો, ત્યારે તમે મોટિવેટ પોતાની રીતના કેવી રીતના કરો? વેરી ગુડ. સૌથી પહેલાં તો આપણે એક યાદ રાખવાનું છે, કે ગોલ સાથેની જિંદગી ઘોડાના 1 કિલોમીટરના રેસ જેવી હોય છે. કે 1 કિલોમીટરનો રેસ આપણે જીતી જાય તો આપણે હજારો લાખોનું આપણને ઇનામ મળે. અને ગોલ વગરની જિંદગી ઓલા ઘાંચીના બળદ જેવી છે. અને આંખ ઉપર પટ્ટી બાંધીને આખો દિવસ ફરાવીએ અને એમ લાગે કે મેં આખી દુનિયાની સફર કરી. જ્યારે પટ્ટી કાઢીએ ત્યારે ખબર પડે કે બંદો યાને યાં જ ફર્યો છે. સમજમાં આવી? એટલે આના ઉપર હું કહેવા શું માગું છું તમને હું કહેવા એ માગું છું કે હરેક ઇન્સાનના જીવનમાં ગોલ હોવો જરૂરી છે. બોલો મરહુમ જો આપણા લેટ રતન ટાટાનો એક કોટ પહેલે બહુ ફરતો હતો, વાયરલ બહુ થયો હતો, કે તમે જ્યારે ગોલ સેટ કરો, તમે તમારો ગોલ જ્યારે બનાવો તો એવો ગોલ મોટો હોવો જોઈએ કે લોકો તમારા ગોલ ઉપર હસે. લોકો તમારા ગોલ ઉપર હસવા જોઈએ. જો લોકો તમારા ગોલ ઉપર ના હસે તો એનો મતલબ એ થયો કે તમારો ગોલ નાનો છે. હું તારા સવાલનો જવાબ દઈશ. મેં આ 2050 સુધીનું વિઝન છે, મારું ગોલ છે. એની અંદર મેં એક ચીજ લખી છે કે જી વાંચે જ નહીં હસે છે. એમાં શું લખ્યું ખબર છે? કે 2050 સુધી અમારું જે એનજીઓ છે RF ગ્લોબલના નામથી, જે ઇન્ડિયા અને આફ્રિકામાં કામ કરે, 2050 સુધી 70 દેશોની અંદર આની ઓફિસ હોવી જોઈએ. કેટલી? 70 દેશોની અંદર. તો હું જેને બતાડું જ ને તો એમાં હશે કે રિઝવાનભાઈ તમારું દિમાગ ખરાબ છે. 70 દેશની અંદર કંઈ 20 વર્ષ 25 વર્ષની અંદર કોઈ પહોંચી શકે? તો કહેવાનો મતલબ શું છે? પહેલે તો ગોલ હોવો જોઈએ તમારા હરેક જીવનની અંદર. તમારી બુકની અંદર યા તમારી પાસે જી બી હોય ને, ત્યાં તમે લખો. મને ખબર છે મોબાઈલ તો નહીં હોય તમારી પાસે, પણ તમારી જી બુક હોય ને 2 3 4 જગ્યાએ લખો. અને તમારામાં હિંમત, હું પછી તારા સવાલનો જવાબ ડેફિનેટલી દઈશ. તમારામાં જો હિંમત હોય, તમે મારું યાદ રાખજો, હું તમને અહીંયા કહું છું, તમારામાં હિંમત હોય ને તમારા મજબૂત હોવ તમે, તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે તમારો ગોલ શેર કરો. ડરો નહીં. તમને ફેમિલી સાથે શેર કરવી, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ, લેટ ધેમ લાફ. ડોન્ટ વરી. ઇફ ધે આર લાફિંગ ઇઝ ગુડ ફોર યુ. લેટ ધેમ લાફ. તમારા ફ્રેન્ડને દેખાડો મેં ગોલ સેટ કર્યો છે. પછી અચીવ કેટલો થાય પછી એના ઉપર આપણે કામ કરવું. પહેલી વસ્તુ એ છે કે ગોલ હોવો જરૂરી છે જીવનમાં. બીજી વસ્તુ એ છે કે એવો ગોલ બનાવો કે જે તમને ચેલેન્જ આપે. હું એમ નથી કહેતો કે તમે અત્યારે ગોલ એવો બનાવો કે હું 10 વર્ષની અંદર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની જાય. 10 વર્ષ હજી વાર છે, હજી 15 માંથી 25 પહોંચી. 25 વર્ષનો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ન હોય ક્યાંય દુનિયામાં, બરાબર ને? પણ એવો ગોલ બનાવો કે તમને પોતાને ચેલેન્જ આપે ઓલું અચીવ કરવા માટે. જો હું મારો એક્ઝામ્પલ આપું, સ્વામીજી, હું સાચું જ તમને મારી આજ કિતાબ ખોલી નાખી છે. આ વિડીયો જ્યાં જ્યાં જાય મને તકલીફ પડવાની છે. હું જ્યારે 17 વર્ષની ઉંમરે આફ્રિકા ગયો અને 20 વર્ષનો જ્યારે થયો ને, તો હું $200 મારી જર્ની ચાલુ કરી અને હું $700-800 સુધી પહોંચ્યો હતો મારો પગાર. અને ત્યારે મેં એક ચીજ મને શીખવા મળી કે મોટા ડ્રીમ કેમ કરવા અને એને કેવી રીતના અચીવ કરવા. તમે સમજો છો? 20 વર્ષની ઉંમરે મને આ ચીજ સમજમાં આવી કે ડ્રીમ કેવા કરવા અને કેવી રીતના એને અચીવ કરવા. તો પહેલી ચીજ મેં ગોલ સેટ કર્યો કે મારે ડ્રીમમાં મારે શું લખવું. હવે હું 20 વર્ષની ઉંમર, મારો પગાર $700-800, અને ત્યારે મેં ગોલ સેટ કર્યો કે મને મિલિયોનર થવું છે, મને કરોડપતિ થવું છે. આ તમને હકીકત કહું છું હું. ઓકે.
એટલે મેં યુનિવર્સની અંદર આ મેં મેસેજ છોડવાનું ચાલુ કર્યું, જેને ડ્રીમ હું કહું છું, તમને બી કહીશ કે તમે એમ કહેતા કરજો કે મેં મેસેજ છોડવાનું ચાલુ કર્યું કે હું મિલિયોનર છું, હું મિલિયોનર છું, હું મિલિયોનર છું, હું મિલિયોનર છું. આવી રીતના 4 થી 5 વાર દિવસમાં 2-3 વાર લાઉડલી બોલતો હતો જ્યારે એકલો હતો ત્યારે. કોઈની સામે યા કોઈ સાંભળતો હોય તો હસશે ઈ, બરાબર ને? એટલે મેં ચાલુ કર્યું મિલિયોનર છું, મિલિયોનર છું, મિલિયોનર છું, મિલિયોનર છું. 20 વર્ષની ઉંમર હતો હું, $700-800 વાળો, તમારા જેવો 20 વર્ષનો નાનકડો છોકરો, એટલી બુદ્ધિ એ નથી. લેકિન આ સમજ આવી ગઈ. એટલે એનો ફાયદો શું થયો કે જ્યારે તમે બોલો ને કે હું મિલિયોનર છું, મિલિયોનર છું, આ જે બી તમારો ગોલ હોય, તમે આ ચીજ યુનિવર્સમાં મોકલાવો છો, આ મેસેજ. એટલે યુનિવર્સની જવાબદારી થઈ કે તમારા માટે મિલિયોનર થવા માટે જેટલી બી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે એને તમારા તરફ એટ્રેક્ટ કરે. સમજમાં આવે છે ને ભાષા? તમારા માટે મિલિયોનર થવાની જેટલી બી ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય ને એ યુનિવર્સની જવાબદારી છે, તમારી જવાબદારી નથી. શાહरुख खान डायलॉग याद है, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुड़ जाती है. ओके, तो सेम थिंग છે કે ઈ યુનિવર્સ તમારા માટે अपॉर्चुनिटी ढूंढे. बड़े एक वस्तु याद रखो, एक वस्तु आपको याद रखनी है कि जितना बड़ा गोल होगा, जितना बड़ा ड्रीम होगा, जैसे मैंने बोला था कि मुझे मिलियनर बनना है, वो मेरा ड्रीम बड़ा था, तो उसके सामने मुसीबतों संघर्ष भी बड़ी आएगी जीवन में, जैसे हमारे जीवन में आई थी. जो आपने सवाल पूछा, स्वामी जी ने बताया, कितनी सारी जिम्मेदारी आपने मूवी में भी देखा. तो क्योंकि हमारा गोल बड़ा था, हमारा ड्रीम बड़ा था कि हमें करोड़पति बनना है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी तो हमें मिलती थी, लेकिन साथ में संघर्ष भी करना पड़ता था, चैलेंजेस भी सामने आती थी, क्योंकि वही चैलेंजेस, वही संघर्ष आपको मजबूत करता है ताकि आपके मिलियनर बनने का जो गोल है वो आप अचीव कर सको. और आज ऊपर वाली की मेहरबानी से, स्वामी जी के आशीर्वाद से अब हम वो लेवल पार कर चुके. अभी इनका सवाल बहुत अच्छा था कि गोल अचीव नहीं होवे तो क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन आता है, राइट? गोल अचीव नहीं होता है तो आप जो मेंटली स्ट्रांग होंगे, जैसे हम हुए थे, तो आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, मैं वापस सेट करता हूं. और एक बात याद रखना, आप रीजनेबल गोल सेट करोगे और चैलेंज लेके आप गोल के ऊपर काम करोगे तो आप 100%, 70-80% आप अचीव कर लोगे. 20-30% आपसे अचीव शायद नहीं होगा या कम होगा. तो इससे आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है. अगली चैलेंज आपको बड़ी लेनी है, छोटी नहीं. क्या बड़ी लेनी है? कि लास्ट ईयर मैंने बोला था मैं 80% लेके आऊँगा मार्क्स. अभी तो मार्क्स का ज़माना नहीं है, मैं ऐसे ही खाली एग्जाम्पल के लिए याद आया बोल रहा हूँ. तो अभी 80 में से मैंने सिर्फ 68% आया है, अभी मैं 85% की चैलेंज लेता हूं. तो जितना बड़ा गोल आप सेट करोगे उतना बड़ा करीब करीब आप अचीव कर सकोगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वामी जी सबको बोलो, सब गोल सेट करें, सबको आपको बोलना है, सबके जीवन में गोल होना चाहिए. आपके टीचर्स को बोलेंगे कि आपका जाके चेक करें, बट याद रखना है नज़र से हटना नहीं चाहिए. नज़र से हटा तो माइंड से हट जाएगा, तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकोगे. जैसे आप हम हयात होटल से निकले तो हमारा गोल सेट था, हमारा डेस्टिनेशन क्लियर था कि हमें गुरुकुल में जाना है, हमारा लेक्चर सेशन है आज बच्चों के साथ. तो वहाँ से हमने गाड़ी निकाली और हम यहाँ पहुँच गए. अभी सोचो कि स्वामी जी ने इनवाइट तो किया है हमें कि आपका सेशन है, लेकिन यहाँ हमारे पास डेस्टिनेशन नहीं, हमें पता नहीं कहाँ हमें बुलाया है, तो हम कहाँ जाते, हम इधर उधर घूमते. सही है? सेम थिंग हमारा जीवन के अंदर गोल नहीं होता है, डेस्टिनेशन नहीं होता है, कहाँ पहुँचना है, तो जीवन में आप ऐसे ही घूमते रहोगे. जॉब किया, बिजनेस किया, यहाँ आके काम किया, वो किया, ये किया, लेकिन आपके पास कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं होगा जहाँ आप चैलेंज लेके पहुँचने की कोशिश करो. हमने ये चैलेंज लिया है 2050 तक का, इसके लिए हम भागम भाग कर रहे हैं और यूनिवर्स और ईश्वर हमें मदद कर रहे हैं कि हम स्वामी जी से मिले. तो स्वामी जी बोले आप आओ हमारे बच्चों को पढ़ाओ. आज हमारे लिए अब 300-400 बच्चों, हमारी एक सेवा है, जो उसमें से आप जो भी बेनिफिट लोगे तो हमारा ये पार्ट ऑफ गोल हम अचीव किया ऐसा हमारे लिए हो जाएगा. ठीक है? चलो अभी हमारे हाथ में सिर्फ 5 मिनट बाकी है. कोई सवाल है पूछ लो, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, आपके लिए. यस. કે જ્યારે તમે નાના હતા ત્યારે તમે આફ્રિકા ગયા
આપણે જ્યારે ગુજરાતમાં ને ગુજરાતમાં બીજા સ્થળે જવું હોય ત્યારે આપણને ડર લાગે છે કે ત્યાં કેવા માણસો છે, તે કેવી જગ્યા છે. તો તમે આફ્રિકા ગયા ત્યારે તમને ડર લાગ્યો હતો, અને તે ડરને દૂર કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તારે આફ્રિકા જવું લાગે છે? ક્વેશ્ચન્સ બહુ સારો છે. ડરની વાત નથી, ડરનો કોઈ સવાલ નહોતો, કેમ કે બચપનથી હું રિલિજિયસમાં આગળ વધ્યો હતો અને સવારે મેં ઓલરેડી 13-14 વર્ષની ઉંમરે શરૂ કર્યું હતું. હું આફ્રિકા 17 વર્ષની ઉંમરે ગયો હતો, તો મેન્ટલી હું સ્ટ્રોંગ હતો. પ્રોબ્લેમ એ નહોતો. અને પ્લસ માનવતાની સેવાની આપણે વાત નથી કરી રહ્યા, પણ માનવતાની સેવા મારા પહેલા પગાર 1985થી મારા જીવનની અંદર આવી હતી. એટલે એક જાતનું ઓલું હતું કે મને જીવનમાં આગળ વધીને વધારે ને વધારે લોકોની સેવા કરવી છે. એટલે ડર કોઈ નહોતો, કેમ કે મારા મોટા ભાઈ સાથે હતા, મારા ભાભી એના લગ્ન થયા તો મારા ભાભી હતા એ સાથે હતા. એટલે મને બહુ સારી રીતના એ લોકોએ કીધું કે તું ફિકર ન કર, અમે માવતર તરીકે તારી સેવા કરું, તારું ધ્યાન રાખશું. અને મારી મમ્મીને પણ કીધું હતું કે તમે એની ફિકર નહીં કરતા, અને અમે બરાબર સાચવશું ને આને અમે બરાબર શીખાડશું. પણ હું મારી મમ્મી સાથે બહુ એટેચ હતો. આફ્રિકા તો હું પહોંચી ગયો અને મારી મમ્મી સાથે બહુ એટેચ હતો, ને પહેલી વાર હું આટલો દૂર ગયો તો એનાથી. એટલે એના હિસાબે મને બહુ તકલીફ થતી હતી, એના હિસાબે મને બહુ આમ મજા નથી આવતી. અને બીજું ચીજ એ હતું કે હું ભણેલો નહોતો, એટલે મને ઇંગ્લિશની પૂરી ABCD એ નથી આવડતી. આ હું તમને સચ્ચું બતાડું છું. પણ અને ત્યાં ગયો તો ત્યાં આફ્રિકનની બીજી લેંગ્વેજ હતી, બીજી ભાષા હતી, ત્યાંના કલ્ચર અલગ, ત્યાંના માણસો અલગ, ત્યાંની ભાષા અલગ. હવે એ ભાષા શીખવા વાસ્તે યા તમને કંઈ વાંચવા વાસ્તે યા કંઈ કામ કરવા વાસ્તે તમને થોડું ઘણું તો ઇંગ્લિશ આવડવું જોઈએ. વર્ડ્સ તો ઇંગ્લિશના હોય, લખ્યા હોય લોકલ લેંગ્વેજમાં, પણ ઇંગ્લિશના. તો મને ઇંગ્લિશે નહોતું આવડતું, વાંચવાની બી મને કંઈ સમજ નથી પડતી. તો એના હિસાબે મને ગમતું નહોતું, મને મજા નથી આવતી. ઉપરથી મારી મમ્મી મને રોજ યાદ આવતી હતી. અને એ ટાઈમે મોબાઈલ નહોતા કે તમે રોજ ફોન કરો, કાંઈ નહોતું, કોન્ટેક જ નહોતા. તો તમે વાતે ન કરી શકો, કંઈ ભૂલી જ જવાનું માં કોણ છે. જ્યારે તમે પાછા ફરો ત્યારે તમે મળો એને, ત્યારે વાત અલગ છે. એ ટાઈમે કોઈ સગવડ નથી, અને ફોન હતા તો બી બહુ મોંઘા હતા કે આપણે અફોર્ડ ન કરી શકીએ. તો મારી જે ચેલેન્જ હતી ને એ ડરની ચેલેન્જ નથી, કેમ કે હું બચપનથી લડવાનું શીખ્યો હતો. કેમ કે હું નાની ઉંમરથી આ બધા શાસ્ત્રની અંદર ઊંડો ઉતરતો હતો. એના હિસાબે મારામાં એ તાકાત હતી. પ્લસ મેડિટેશનની જે મેં વાત કરી તો એ મને વાંધો નહોતો. પણ આ બે કારણના હિસાબે હું પરેશાન હતો. લેકિન મારી સોચને હું પોઝિટિવ કરતો હતો. પહેલી કે હવે મા પાસે તો હવે મોટો થઈ ગયો છું, પણ મારા આગળના ડ્રીમ અચીવ કરવા યા મારા આગળ મારે જો પૈસા વધારે કમાઈશ, કેમ કે હું આ ₹250 કામ કરતો હતો. આફ્રિકા ગયો તો હું $200 એટલે કે 3,500 રૂપિયા, એટલે 20 ગણા મને પગાર મળ્યો હતો. તો એક જાતનું મોટિવેશન હતું મારી પાસે કે હું અહીંયા જ રોકાઈ જાઉં, મને 20 ગણો પગાર મળે છે ને આ પગારથી હું વધારે લોકોની સેવા કરીશ, તો હું થોડોક ટાઈમ કાઢી નાખું અને મમ્મીને તો હું પછી પાછો જઈને પૈસા કમાઈશ તો પાછો મળીશ. એમ કરીને પોઝિટિવ રહ્યો. પછી મારા મોટા ભાઈને કહીને હું ઇંગ્લિશનો એક ટીચર રખાવ્યો અને બેઝિક ઇંગ્લિશ શીખો બધું, અને એમ કરીને હું આગળ વધ્યો. એટલે ડર જે છે ને એને કાઢવા વાસ્તે થઈને તમારી જાત સાથે તમારે સમય આપવો ખપશે. હું સ્ટ્રોંગ છું, જે મેં તમને કીધું ને, એ તમારા ડરને જીતી લેશે, જે મારી અંદર આ બનાવ બન્યો છે. રાઈટ? યુ ઓકે? થેન્ક યુ વેરી મચ. નાઉ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે. તમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ્યારે તમે ધ્યાન ધરતા તો બધાને મનમાં અલગ અલગ વિચારો આવતા હોય, તો તમે ધ્યાન કેવી રીતે ધરતા અલગ વિચારો ન આવે માટે? ઓકે, વેરી ગુડ સવાલ. બેસો. દેખો, પહેલો સ્ટેપ જો હું લર્ન કર્યો તે તમારી સાથે શેર કરું છું. પછી તમને અહીંયા ગુરુજી બધા તમારી રીતે તમે શીખાડશે. હું જે લર્ન કર્યો છે ને, સૌથી પહેલી ચીજ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે ધ્યાન ધરવાનો. જે પહેલો કોન્સેપ્ટ એ છે કે ટાઈમ અને જગ્યા ડિસાઇડ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તું 5 વાગે ઉઠે છે તો 5 થી 5:30ની વચ્ચે સમય હોય છે તારી પાસે, તો આ વચની અંદર હું 2 મિનિટ ધ્યાન ધરીશ કે 3 મિનિટ કે 5 મિનિટ હું ધ્યાન ધરીશ. એમાં પહેલા સ્ટેજની અંદર વિચારોની વ્યાધિ નથી કરવાની, ગુરુ મંત્રની વ્યાધિ નથી કરવાની, ભગવાનના નામ લેવાની વ્યાધિ નથી કરવાની. હું જે રીતના હું મારા લાઈફમાં કર્યો છું એ શેર કરું છું. ખાલી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે બેસવાનો સમય કે 5 થી 5:30ની વચ્ચે, એટલે તને એ ટાઈમ કાઢીને તને 2, 3, 4 મિનિટ. બીજું એ હું શીખો તો સ્ટાર્ટિંગમાં કે એક જગ્યા સિલેક્ટ કર તું જ્યાં રહેતો હોય અહીંયા.
તમે જ્યાં રહેતા હોય ને એટલા એ ઘરની અંદર એક જગ્યા સિલેક્ટ કરો કે હું આ જગ્યા ઉપર બેસીને ધ્યાન ધરીશ. પછી તમે ટ્રાવેલ કર્યા હોય યા તમારા ઘરે ગયા હોય તો એ ડિસિપ્લિન જગ્યાની પ્રોબ્લેમ નથી, બટ કોશિશ કરો કે તમે એટલીસ્ટ ધ્યાન ધરો. તો આ બે ચીજ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે. ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે કે તમે ટાઈમ ડિસાઇડ કરો, એ ટાઈમની અંદર 2, 3, 5 મિનિટ બેસો. સેકન્ડ થિંગ તમારી જગ્યા ડિસાઇડ કરો કે મેડિટેશનમાં જે હું શીખો છું સ્વામીજી આટલા વર્ષના મારા શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ને 40 વર્ષની તપસ્યામાં હું કહી શકું છું કે બેસવું ઇટ્સ એ બ્લેસિંગ. મેડિટેશનની અંદર બેસવું ઇટ્સ એ બ્લેસિંગ. ધ્યાન આપણે ઇન્સાન છીએ, આપણે મશીન નથી. આપણું ધ્યાન હંમેશા ભટકવાનું જ છે, આપણું ધ્યાન એક સ્થિર થવાનું જ નથી ક્યારેય. પણ એનો મતલબ એમ નથી કે આપણને એનો કોઈ બેનિફિટ નથી મળતો. આજે બી મારું ધ્યાન ભટકે છે, 40 વર્ષથી આ કરું છું તોય. પણ આજે હું 1 કલાક કરી શકું છું, 1 કલાક બેસી શકું છું સ્થિર એક પોઝિશનની અંદર. પણ ધ્યાન તો ભટકવાનું છે, એ કોઈ ઇસ્યુ નથી. એ આપણે મશીન નથી કે મશીન હોય તો સીધું ઊભું રહીએ કે સીધું હાલતું રહીએ. આપણે ઇન્સાન છીએ, કમજોર ઇન્સાન છીએ. તો ધ્યાનની વ્યાધિ નથી કરવાની, મન ભટકવા દો, ખાલી બેસવું એ પહેલો સ્ટેજ છે. પછી સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી પ્રેક્ટિસને 3 મહિના, 6 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ, પછી ધીમે પછી ભગવાનનું નામ ને તને ગુરુ મંત્ર મળે તો એ નામને તમે જાપને જે કરતા જાઓ ઓમના ને બધા, પછી ધીરે ધીરે એના ઉપર તમે કામ કરી શકો. પણ પહેલી ચીજ છે બેસવું. કેમ કે આજે લોકો બેસી નથી શકતા, ગીવઅપ કરી દે. જો અમારા સમાજમાં ને બધા સમાજ, મારી ફેમિલી, અમારી દીકરીઓ બી રાડું નાખતી હોય ને અમે ઓલું કરીએ, ફોર્સ કરીએ તો કે પપ્પા તમને લાગે અમે 2 મિનિટની અંદર મારું માથું દુખવા માંડે, મને અહીંયા દુખવા માંડે, મને આમ થવા માંડે, તેમ થવા માંડે. મેં કીધું ભાઈ તો સ્ટાર્ટિંગમાં થાય, પણ ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. ઠીક છે? ઓકે. Done? Yeah. Thank you very much once again. Thank you. प्यारे छात्र, एक 10वीं फेल छात्र जिसको कोई भाषा नहीं आती है, जिसके पास फोन लेने की भी सुविधा नहीं है, ऐसा एक युवान आज मल्टी मिलियनर है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? बड़ा आनंद आया है। एक इनके मैनेजमेंट की सीक्रेट बात आपको बताओ। किसने पूछा था 5000 कर्मचारी को कैसे हैंडल? क्या नाम है तेरा? है बुटानी जी। एक सीक्रेट है, ये सारे कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं अपने परिवार का सभ्य मानते हैं, इसलिए सक्सेस है। मैं कंक्लूजन करते हुए आपसे एक प्रश्न करता हूँ। प्रश्न करने से पहले थोड़ी रमुज करने का दिल हुआ है। आ रहा हूँ, खड़े हो जाओ, बोलो कल का काम अभी करूँगा। फिर से बोलो, ठीक है? फिर अब मैं बोलता हूँ, कल का काम अभी करूँगा, ये विचार मैं कल करूँगा। ऐसा मत करना। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और राम स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। राम जी, तुम राम जी ने, हमारे राम जी से बात होती है। राम जी, आप आंखें मूंद के इतना ही बोलना, मैं मेहनत करूँगा। क्या बोलेंगे? हाँ। नहीं, बड़े एक्टिव है। अब लास्ट में मेरा क्वेश्चन आप सभी से है। एक और ईमानदारी है, एक और लाखों रुपया है। तो इसमें से
आपको चॉइस दिया जाता है कि आप ईमानदारी को पसंद करेंगे या लाखों रुपयों को पसंद करेंगे? किसको पसंद करेंगे? आपको मालूम है कोर्ट में गीता जी या धर्म ग्रंथ पर हाथ रख करके बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जो कहूँगा, जो कहूँगा। तो आप ईमानदारी को पसंद करेंगे या लाख रुपया को पसंद करेंगे? झूठ बोले ईमानदारी होगी तो लाखों रुपये आते रहेंगे, और ईमानदारी जाएगी तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। रिजवान जी, आप इतने व्यस्त, मैं समझ सकता हूँ आपके सारे बिजनेस, आपकी प्रवृत्तियाँ। हमारे एक छोटा सा अनुरोध, यदि आप आएंगे तो हमें आनंद होगा, और आपने सारे कार्यक्रम को थोड़ा इधर उधर करके इन हमारे भारत के भविष्य के साथ ही, आपने ही कहा ना, ये भारत के भविष्य है, ये भारत के भविष्य के साथ जो आपने समय निकाला, इस समय को मैं इन्वेस्टमेंट कहता हूँ बिजनेस की भाषा में। आपका एक एक मोटिवेशनल, आपकी एक एक बात है, वो इन छात्रों के भविष्य का निर्माण करेगी। इसलिए हम आपके आभारी हैं, तालियों से अभिवादित करेंगे। भगवान की कृपा से छात्र भी मेडिटेशन करते रहते हैं। और एक चीज़ मैं आप रिजवान जी से बताना चाहूँगा, आज से 76 ईयर्स एगो जब प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को मॉडर्न रूप से उस समय में हमारे गुरुदेव ने स्थापित किया। रिजवान जी वो सही अर्थ में साधु थे। उनके पास न धन संग्रह था, न बैंक में खाता था। गुरुकुल की जमीन लेने के लिए 10,000 रुपये की उस जमाने में ज़रूरत थी, आज से 76 ईयर्स पहले। तो उनके एक अंतेवासी थे, वो शिक्षक थे, ब्राह्मण थे। तो दोनों बैठे थे एक मंदिर में राजकोट में। स्वामी जी ने कहा कि देखो त्रिभुवन, तू ब्राह्मण, हूँ बाવો, બે પાસે કાંઈ નથી, આ કાઢશું ક્યાંથી 10,000 રૂપિયા? તો કે હા સ્વામી, આપણે તો બે જ છીએ, ત્રીજું તો કોઈ। इनिशियल स्टेज था, लोग जानते भी नहीं थे कि एक संत ये कार्य करते आउट ऑफ बॉक्स होकर के वो सोच रहे थे कि नए जनरेशन को, यंग जनरेशन को मूल्यनिष्ठ शिक्षा देनी है। तो स्वामी जी ने हंसते हंसते कहा कि त्रिभुवन, हम 2 नहीं हैं, हम 3 हैं। 3? यहाँ तो कोई तीसरा? स्वामी जी ने हाथ ऊपर किया, तीसरा ऊपर वाला है, वो कार्य करेगा। रिजवान जी, आपको ताजुब होगा, ये चर्चा चल रही थी, उसके 2-3 दिन बाद भगवान स्वामीनारायण के समय के खोजा फैमिली हरजी ठक्कर थे। भगवान स्वामीनारायण के अनन्य भक्त थे, और वो अकाउंटिंग का काम, जहाँ भगवान रहते थे गढ़पुर, उसके किंग थे दादा खाचर, उनके वो अकाउंट संभालते थे। उनकी परंपरा में मुंबई में धनजी भाई पंजवाणी थे, खोजा कम्युनिटी, और वो द्वारिका दर्शन के लिए जाते थे। आप जानते हैं कि
हमारे असल भारत में समरसता होती है। ये भेद नहीं होता, ये छोटे दिमाग की उपज है। तो स्वामी जी के साथ उनका बड़ा आत्मीयता का, पूज्यता का नाता था। वे आए, उनको पता चला कि गुरुकुल के लिए जमीन लेनी है, पैसे नहीं है। तो कहा, स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, जमीन ले लीजिए, आपको 10,000 की ज़रूरत है, मैं 11,000 रुपया आपको भेज रहा हूँ। त्रिभुवन भाई को स्वामी ने कहा कि त्रिभुवन देखिए, ऊपर वाला सीधा सामने नहीं आता है, ऐसे वाया मीडिया आता है। ये प्रसंग जो है वो हमारी जूनागढ़ गुरुकुल की जमीन के संबंध में है। वहाँ पर भी एक गुरुकुल चलता है। तो मुझे आज आनंद है रिजवान जी, गुरुकुल का आरंभ पवित्र खोजा परिवार के दान से हुआ है। तो हमारे यहाँ एक जहीर करके लड़का था, स्कूल में पढ़ता था, हिम्मतनगर का है। तो उसने सोचा कि वो अच्छे मुस्लिम बिरादर है, उसने सोचा कि मुझे छात्रावास में रहना है। तो बात हुई, बात मेरे पास आई, मैंने कहा कि आपके पिता को बुलाओ। वे आए, मैंने कहा देखो, स्कूल में आना अलग बात है, हॉस्टल में रहना अलग बात है। यहाँ हमारी परंपरा से, हिंदू परंपरा से पूजन होता है, आरती होती है, सारी परंपरा है। तो आपको ये नियम यहाँ रहते हैं तो पालना होगा। और हम आपकी धार्मिकता को, आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, ये धर्म संकट है। तो उसके पिता ने कहा, जहीर के पिता ने, स्वामी जी मेरा जहीर आपकी जो दैनिक परंपरा है उसमें प्रेम से भाग लेगा, लेकिन हमारी भी ट्रेडिशन है, हमारा जहीर रोज 5 बार नमाज पढ़ता है, तो क्या आप उनको नमाज पढ़ने देंगे? मैंने कहा कि देखो, आप जब इतनी उदारता से बात करते हैं तो यहाँ पर जहीर के लिए नमाज की पूर्ण सुविधा होगी। ये गुरुकुल है। तो वो दैनिक आरती स्तुति में भी भाग लेता था, नमाज भी पढ़ता था, बड़ा अच्छा लड़का है। सप्ताह में एक बार फ़ोन आता है, हज के लिए गया तो वहाँ मेरे लिए मोतिन की माला और जमजम का पानी लाया। ये सब दिल की बातें होती हैं। खैर, अपने व्यस्त शेड्यूल से बहुत समय निकाला। हमारे छात्र भी बड़े खुश हैं। मेमनगर से भी आए हैं ने, मेमनगर से कितने छात्र आए हैं? हाउ वेरी नाइस। मेमनगर थी आया ने आईना बधाय तालियों पाड़ो। धन्यवाद। जय स्वामिनारायण, जय भारत।